हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। महाराष्ट्र एमसीए सेट का जो पार्ट 2 है मास्टर क्लास का, वो लेकर मैं आ चुका हूँ। लेकिन ये पार्ट मैं शुरू करूं उसके पहले कुछ न्यूज है जो मैं बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र एमसीए सेट को लेकर के। अभी तक अगर आप देखेंगे तो एग्जाम का जो डेट था वो आपका था 25 एंड 26 मार्च को, लेकिन ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी थोड़ा सा उनको मौका मिला है, बहुत दिन मौका नहीं मिला है, लेकिन एक दो दिन का मौका भी इस क्रूशियल टाइम में बहुत ही। तो मैं आ गया हूँ महाराष्ट्र एमसीए सेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप इस पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक नोटिस जो ऊपर चल रहा है इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ क्लिक करके, तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है कुछ महा एमसीए सेट 2023। ये जो लिखा गया है इसकी जो लैंग्वेज है वो आपका मराठी है, तो शायद आपको समझ में ना आ रही हो तो ये यहाँ पर लिखी हुई है। वैसे एक्चुअली में पूरी तरह समझ में भी नहीं आ रही है, लेकिन नंबर्स को मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ उसको सही ढंग से। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है डेट ऑफ महाराष्ट्र एमसीए सेट 2023, दैट इज 27 मार्च, 27 मार्च को ये एग्जाम होगा। एंड 27 मार्च में ही एग्जाम खत्म भी होगा। वैसे 2 दिन में करवा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 1 दिन ही एग्जाम होने वाला है, राइट। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे 25 से 26 के लिए, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मौका मिल गया है, तो वो लोग तैयारी अब भरपूर करें। 2 दिन का एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल चुका है, राइट। तो अब आते हैं हम अपने कोर्स में, अपने सिलेबस पे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन लोगों का क्वेश्चंस मैंने कुछ में दिए गए थे, ब्रेन एक्सरसाइज के नाम से दिया था। ठीक है, तो मैंने बोला भी था जो लोग कमेंट करेंगे उनका नाम लिया जाएगा और साथ में उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जिन लोगों ने आंसर दिए हैं, कमेंट किए हैं, उनका मैं नाम ले लूं। तो मैं चलता हूं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो ओपन कर रखे हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा अभी तक तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो आंसर आया था वो है योगेश का। योगेश ने बताया 20 का जो आंसर है वो आउटपुट है। ठीक है, यानी कि जो आंसर उन्होंने दिया है वो गलत है। ठीक है, आउटपुट आंसर नहीं है। फिर किसी ने मैंने रिप्लाई किया था उस टाइम की रॉन्ग आंसर है, लेकिन फिर टेक्नो घोस्ट करके कोई यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था, जिसने बोला था क्वेश्चन नंबर 20 और आंसर दैट इज इनपुट। तो इनका क्वेश्चन जो है सही था, टेक्नो घोस्ट का जो आंसर है वो सही है, राइट। इसके बाद है कोडिंग फैक्ट का। तो कोडिंग फैक्ट ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या है इसका। तो क्वेश्चन का विच सिंबल इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही है। जवाब दिया है आपने, क्या नाम था इनका, कोडिंग फैक्ट। कोडिंग फैक्ट ने सही जवाब दिया है, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रेन एक्सरसाइज पे, वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 था ब्रेन एक्सरसाइज, रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। रियल टाइम जो सिस्टम होता है प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में सही है वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में। जब आप कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उस टाइम रियल टाइम सिस्टम का यूज किया जाता है, राइट। तो इसका आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट ब्रेन एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 20 का क्वेश्चन जो है तो ये था कि डिवाइस दैट ट्रांसलेट डेटा एंड प्रोग्राम दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इनटू फ्रॉम कंप्यूटर कैन प्रोसेस, राइट। 20 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर आपका बी है, यानी कि 20 सॉरी इनपुट। ठीक है, 20 का आंसर बी है, इनपुट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कमेंट किया था किसी ने। ठीक है, अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है उसी तरह होगी, 20 क्वेश्चन आज भी मैं कवर करूंगा। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्यूटर के रहेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं बताइएगा। अगर कंप्यूटर का क्लियर हो गया है तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगा, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, चाहे मैथमेटिक्स हो गई, राइट। अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो भी आपकी इसी पे आने वाली है। ठीक है, तो लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लियर हो गया अभी तक का फंडास या नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 11110। तो ये जो दिया गया है ये बाइनरी डिजिट में दिया गया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इसमें डेसिमल में। तो 1 1 1 1 5 टाइम 1 एंड 0। तो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है। ठीक है, क्या कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो करना है, ओके, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं तो ये आपका है 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। इस तरह से आपका शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब ये शुरुआत आपका 0 से होता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6।
अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये नंबर लिखे गए 1 हो या 0 या कुछ भी हो उसका मल्टीप्लीकेशन करना है एंड 2 के पावर में करना है। 2 के पावर में क्यों करना है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू में लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया इसको 2 के पावर 0 इंटू 0, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, राइट। और हर जगह आपको 1 मिलेगा, 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1। इतना करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नंबर मिलेंगे, 2 के पावर 5 इक्वल टू 32, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 एंड 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 0 से ये हो जाएगा आपका 0। नाउ आई विल कैलकुलेट, तो 32, 16 एंड 14 सम करने के बाद आपका आएगा 62, तो इसका आंसर है आपका बी। ओके, नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी आपको इस सवाल का जो सोल्यूशन है समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा या मेरे से कांटेक्ट करिएगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आपको मैं पर्सनली समझा दूंगा। ओके, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी यूज है वो क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं तो पहले कमेंट करिए, ठीक है, पहले आंसर की कोशिश में मत रहिए, पहले कमेंट करिए। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला, नहीं ढूंढ पाए हैं, तो मैं आप बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है बी। क्या करता है, प्रोवाइड यूटिलिटीज, यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम अपना जो प्राइमरी जो हमारा यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हम पूरा कर पाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे कर चलते हैं, लेकिन ये है ब्रेन एक्सरसाइज, तो ये आपको करना है नेक्स्ट जो वीडियो होगी यानी कि पार्ट 3 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 को समझा देता हूं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इंप्रूव हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस, जो हार्ड डिस्क होती है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, क्या करके, एक्टिंग एज ए टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया डिवाइस। अपने डिवाइस में एक टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग डिवाइस को पे एक्ट करके एंड सीपीयू पे एक्ट करके आपको अपनी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को बढ़ानी है। तो उसके लिए आप क्या एक्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। आंसर क्या है आप कमेंट करिएगा, ठीक है, और जो लोग भी कमेंट करेंगे जिनका आंसर सही होगा उनका नाम दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। बात करता हूं मैं 24 नंबर क्वेश्चन का। यहां पर लिखा होगा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर है आपका मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है आपने बोर्ड मास का समझा होगा, ठीक है, बोर्ड मास आप जान रहे होंगे, BODMAS, ये आप जानते होंगे। इसमें D फॉर होता है आपका ब्रैकेट एंड O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर मॉडुलस आना सबसे पहले आप मॉडुलस को करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है, मॉडुलस सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे मॉडुलस, उसके बाद ब्रैकेट्स, ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन। आप कंपेयर करिए बोर्ड मास से और आप मॉडुलस सबसे पहले रखेंगे, राइट, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ऐसा कौन सा कंप्यूटर का जनरेशन है जो अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, तो वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है वो आपको बतानी है। दैट इज 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। ओके, अब आते हैं हम 26 वाले क्वेश्चन पे, 26 नंबर पे। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर रिफर्ड एज ए, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, जो फिजिकल कंपोनेंट जैसे आपका माउस हो गया फिजिकल कंपोनेंट हो गया, राइट, इसके अलावा आपका जो है कीबोर्ड हो गया फिजिकल कंपोनेंट हो गया, इसके अलावा आपका स्पीकर हो गया वो फिजिकल कंपोनेंट हो गया। ये इसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या वो इनपुट होता है या प्रोसेसर होता है। अगर इनपुट होता है तो आपका माउस और हार्डवेयर सॉरी कीबोर्ड इनपुट हो गया, लेकिन अगर आप बात करेंगे जो है स्पीकर की तो दैट इज आउटपुट। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन यही रॉन्ग हो गया। क्या वो प्रोसेसर है, नहीं, ठीक है, क्या वो सॉफ्टवेयर है, तो क्या माउस आपका सॉफ्टवेयर है, नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज हार्डवेयर, वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी के सामने एमएस लिखा है। एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो कि अगर आप एमसीए करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक ड्रीम होगा माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का, ठीक है। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं, चाहे पेंट होगा, वर्ड होगा, विंडोज होगा, चाहे एक्सेल होगा, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे आपका सिस्टम चलता है, तो पेंट से सिस्टम चलता है। अगर पेंट ना रहे तो क्या आपका, अगर पेंट सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में ना रहे तो क्या सिस्टम आपका चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। एमएस वर्ड, क्या आपका एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल आपका ना रहे तो आपके कंप्यूटर को कोई फर्क पड़ सकता है, नहीं, बिल्कुल चलेगा फिर भी। लेकिन अगर विंडोज है तो विंडोज ना रहे तो आपके कंप्यूटर पे फर्क पड़ेगा,
क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी जो है आपका डिवाइस नहीं चल सकता। जैसे कि आपका मोबाइल ले लीजिए तो आपका एंड्रॉइड मोबाइल, तो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर उसमें होना चाहिए। इसके अलावा आपका लैपटॉप है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होना चाहिए, आपका लिनक्स हो, ठीक है, या आपका मैक है तो मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होनी जरूरी है, जिसके बेसिस पे आपका ये सिस्टम चलते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करता हूं 28 नंबर के क्वेश्चन का। इसमें लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो एक्सटेंशन फाइल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वीडियो एक्सटेंशन फाइल नहीं है, ये आपको बतानी है। डॉट मूव आपका वीडियो एक्सटेंशन फाइल है? यस है। क्या डॉट mp3 वीडियो एक्सटेंशन फाइल है? नहीं। क्या आपका डॉट flw वीडियो एक्सटेंशन फाइल है? यस, ये भी वीडियो एक्सटेंशन फाइल है। और mp4 तो आप जानते ही होंगे, तो ये भी वीडियो एक्सटेंशन फाइल है। तो कौन सा नहीं है, यानी कि mp3 डॉट mp3 जो है वो आपका ऑडियो फाइल है, ना कि वीडियो एक्सटेंशन फाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मूव टू 29 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स के ग्रुप को आप क्या कहते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर क्या? डी, बाइट। एक बाइट में आपका कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो ये बता ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम मूव करते हैं। उसमें पूछा गया है स्प्रेडशीट कंटेन्स। स्प्रेडशीट क्या होता है? आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा, सिमिलर टू स्प्रेडशीट रहता है। स्प्रेडशीट में क्या क्या होते हैं? क्या उसमें रो होता है? यस, रो होता है, क्योंकि रो होते हैं। क्या कॉलम होता है? यस, कॉलम होता है। क्या दोनों होते हैं? यस, दोनों होते हैं। क्या टेबल होते हैं? टेबल नहीं होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं, राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? टेबल्स में होते हैं, स्प्रेडशीट में इस बात नहीं है, अलग टेबल होते हैं, लेकिन टेबल्स के अंदर आपका ये होता है। तो इसमें आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा है? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, सारे सही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसमें ए एंड बी दोनों इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम से आप स्प्रेडशीट में होता है, और रो और कॉलम से ही आपका टेबल बनता है। सिर्फ रो से टेबल नहीं बन सकता, सिर्फ कॉलम से टेबल नहीं बन सकता, इसलिए सिर्फ रो नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ कॉलम नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो टेबल बनता है वो दोनों से बनता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज ए मोस्ट एक्यूरेट आंसर। यहां पर आप अगर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इसमें तो सारी चीजें दी गई है, तो कौन सा टिक करें। अगर एक नॉर्मल चीज आप नॉर्मल अपना माइंड लगाएंगे तो आपका तीनों आंसर, चारों आंसर सही होते हैं, बट लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आपको देखना है यहाँ पर, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ टू मूव क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें पूछा गया है 1 एक्जाबाइट इज इक्वल टू, 1 एक्जाबाइट कितने के बराबर होता है, ये आपको बतानी है। तो कितना होता है ये आप बताइए। क्या वो 1 गीगाबाइट डिवाइडेड बाई 1000 होता है? क्या 1 पेटाबाइट मल्टीप्लाइड बाई 1000 के बराबर होता है? क्या ऑल ऑफ एबव सही है? नहीं, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 10 टू द पावर 18 बाइट्स होता है। ये तो आपको याद करने वाला है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, बस याद कर लीजिए आप। द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए क्विक सॉर्ट, ये क्वेश्चन समझाने वाली है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं। तो रीजन है, रीजन क्या है कि अगर आपने सही से, बहुत से बच्चे जो कि बीएससी करके या कुछ और कोर्स के थ्रू एमसीए में घुसना चाहते हैं, उन्होंने सी प्रोग्रामिंग तक नहीं पढ़ रखा है, तो ये तो उससे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज करते हैं कोडिंग में, प्रोग्राम में, कि कोई प्रोग्राम हम चला रहे हैं, कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सिंपली, तो कम से कम उसमें टाइम लगे उस सॉफ्टवेयर को रन होने में। कोई भी बटन क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो कम से कम टाइम लगे, उसके लिए हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, बेस्ट कोड लिखते हैं जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो, ठीक है। ये हम डीएसए में यूज करते हैं। डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसके अलावा एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम अपने डिवाइस में कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए, क्योंकि जो हमारा डिवाइस होता है वो लिमिटेड स्पेस होती है, तो स्पेस कम लेगा, तो उस तरह की हमें कोडिंग करनी होती है, उस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। इस वजह से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिखाई जाती है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए आप याद कर लीजिएगा। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप क्विक सॉर्ट, ठीक है, सॉर्टिंग एक तरीका होता है, ठीक है, सॉर्ट करने का, तो क्विक सॉर्ट उसी में एक है। तो इसका जो आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का, उसका होगा डी वाला ऑप्शन। इसको पढ़ेंगे बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे बिग ओ ऑफ एन, या पढ़ेंगे बिग ओ ऑफ लॉग एन, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, पढ़ने का तरीका है, लेकिन ऑप्शन इसका डी वाला सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 33 पे आते हैं। क्वेश्चन में द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज, क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग, फेच करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए भी
एक सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस को। सपोज करिए आपने एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया अपने मशीन को, अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को कि वो एक पेज को प्रिंट कर दे। ये आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया। अब इसके लिए वो फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इसके लिए इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है 33 का सी, सॉरी बी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साइकिल। एक साइकिल होता है, जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उस साइकिल को बोलते हैं सीपीयू साइकिल, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा या अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन है हाउ मेनी बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 बूलियन वेरिएबल। 3 वेरिएबल है बूलियन वेरिएबल, उससे मिलाकर कितने बूलियन एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप कोई भी एक ऑप्शन टिक करिए, ठीक है, कमेंट करिए कौन सा सही है। ठीक है, बिफोर सॉल्विंग ऑप्शन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन दिस। ठीक है, फिर गलत होता है सही होता है, ठीक है, उसका आप आंसर देखिएगा नीचे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका होता है, डेट इज एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। डेट इज 2 की पावर 2 टू द पावर n। यहां पर n क्या है? जितनी बूलियन वेरिएबल यहां पर बोला जाएगा। ठीक है, सपोज यहां पर 3 दिया गया है, यानी कि 3 दिया गया, तो यहां पर हम पुट करेंगे 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 8। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 टू द पावर 8 तो हमें मिलने वाला है 256, यानी कि 256। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर है। लेकिन जरूरी नहीं है यहां पर आज 3 दिया तो किसी क्वेश्चन में 4 भी दे सकता है, किसी क्वेश्चन में 5 दे सकता है, लेकिन इनरली 4 5 तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। जिसे कैलकुलेट करने में आसानी हो ऐसे ही क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ज्यादा वो हैवी नहीं देते हैं। अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका निमसेट एग्जाम में भी पूछा गया है। Which of the following represent D4 16, राइट। तो कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो इसके लिए एक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इसका सोल्यूशन भी पहले से लिख रखा है जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो यहां पर लिखा गया है डेसिमल वैल्यूज, यहां पर लिखे हैं बाइनरी वैल्यू, यहां पर लिखे हैं हेक्सा वैल्यूज। ठीक है, तो 0 को क्या लिखते हैं बाइनरी में, क्या लिखते हैं हेक्सा में, 1 को क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, इस तरह सब लिखा गया है। इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप 2 देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर है इसका। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे सही है? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया D4, ठीक है, बेस 16। अगर बेस 16 दिया है इसका मतलब ये है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। यहाँ पर देखिए आप बेस 16 है, सब में बेस 16 है, जिसका मतलब है कि जो आपका वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में दिए गए। अब सॉल्व कैसे करेंगे? बी का वैल्यू जो होता है कितना है आपका बाइनरी में, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है सबसे पहले उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए फिर डेसिमल में। तो मैं क्या करता हूं D4 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं। तो D की वैल्यू कितनी है? ये रही आपका 30। ठीक है, तो 30 लिखते हैं कैसे वो बता दूं मैं आपको। तो 1 1 0 1, ये 30 हो गया। अब है आपका 4 4 कैसे लिखेंगे? 100। ठीक है, तो लिखेंगे हम 100, राइट। जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए जाके कि ये जो वैल्यू हमारी है वो किससे मैच कर रही है। तो 1 बाय 1 पहले आप ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ये, जिससे मैच होगा ये वैल्यू वो करेक्ट है। मैं ऑप्शन नंबर बी का चेक करके बता रहा हूं कि यही आंसर सही है। कि टाइम का थोड़ा अभाव है, लंबा वीडियो ना हो इसमें कर रहा हूं। तो मैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी को आपको समझा देता हूं कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर लिखा है 14E। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मैं ई से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर सोल्यूशन मैं लिख रखा हूं। तो ई यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ई लिखा है। ई को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0। ठीक, इतना मैंने लिख दिया। क्लियर है? ये ई की वैल्यू हमारी हो गई, समझ गए आप। उसके बाद क्या है हमारा 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। अब जब पहला जो डिजिट है जितने डिजिट में है उतने डिजिट में नेक्स्ट जितने भी नंबर होंगे उसको लिखेंगे, यानी कि 4 डिजिट में लिखा गया तो 4 डिजिट में हम 4 भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 4 को लिखते हैं 1 1 1 0 0, यहाँ पर 1 0 0, तो ये हमारा 4 हो गया। लेकिन 4 डिजिट में हमें डिफाइन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक जीरो अपने लेफ्ट साइड में हम बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 की वैल्यू। अब लास्ट में बचता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। लेकिन इसको भी आपको 4 के कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो हमने 3 जीरो बढ़ा दिए। तो ये रहा हमारा 14E। ठीक, इसमें से हमने माइनस किया है 7A को। तो सबसे पहले हम ए पे जाएंगे। ए कहां पर है? ये रहा। ए को लिखेंगे हम
1010, उसके बाद कितना है 7, 7 को लिखते हैं 111, उसके बाद एक हम 0 ऐड करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम जितने डिजिट इसमें थे पहले वाले में उतने डिजिट हम इसमें कंप्लीट करेंगे, तो उसके लेफ्ट साइड में हम जितना मतलब उतना 0 इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें से माइनस करने के बाद अगर आप बाइनरी नंबर का जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको और इसको मैच करेंगे तो दोनों बराबर हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तीसरी बार देखिएगा, तब तक आपको समझ में आराम से आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स। गेट्स का कंप्लीट सेट कौन सा है? क्या वो नैंड गेट है, क्या वो नॉट गेट है? तो कौन सा आंसर है वो आपको बताना है, पहले आप कमेंट करिएगा फिर आगे मूव करिए। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नैंड गेट। तो नैंड गेट ही है क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स होता है, ये आप ये समझ पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा समय की कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्टर अ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन। पहला इंस्ट्रक्टर बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां पर स्टोर होता है? इसका आंसर शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है सी, ठीक है। क्यों है? द फर्स्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम दैट resides on EPROM, ROM and non-volatile memory machine। अब EPROM क्या होता है, PROM क्या होता है, वो जाके आप पढ़िएगा, गूगल करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कंफर्म हो जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, दैट इज ब्रेन एक्सरसाइज है। इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 40 बेस x इक्वल टू 132 बेस y। तो इस पे x और y की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है ये आपको बताना है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, तो लिखा हुआ है the total number of binary function that can define using a boolean variable, ठीक है। इसका आंसर कौन है? इसका आंसर है 2 to the power n। ओके, कैसे है कि सपोज आपके पास दो सेट है, ठीक है, जिसमें सेट A है 1 से n तक, यानी 1 2 3 4 डॉट n तक, एंड वेयर ईच नंबर विल आइदर बी 0 या तो 1 होगा। देन टोटल नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल पॉसिबल, कितने वेरिएबल होंगे बूलियन, वो होगा 2 के पावर n, ठीक है, क्योंकि n कॉम्बिनेशंस होंगे और दो वेरिएबल होंगे तो 2 के पावर आप n ही होंगे, ठीक है। एंड सेट बी में आपका 0 एंड 1 है। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स का जो कि पॉसिबल है बूलियन फंक्शंस का a एंड b में, वो होगा 2 to the power 2n, ठीक है। तो आंसर आपका इसका है जो है बी ऑप्शन इसका सही है। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपको आंसर बताना है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। व्हिच टर्म इज रिडंडेंट इन एक्सप्रेशन AB बार C एंड BC, यानी कि AB A' C एंड BC तीनों का एडिशन को अगर आप रिड्यूस करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा आंसर सही होगा? तो सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका आएगा नन, यानी कि कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है जो ऊपर दिए गए हैं। ऐसे मैं प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का नीचे मैंने इसको सोल्यूशन लिख रखा है, ठीक है, यानी कि मैंने ये सोल्यूशन जो है गूगल से ही कॉपी किया है, ठीक है, सिंपली, क्योंकि सोल्यूशन पूरा लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। जो कि सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पर AB A' प्लस BC लिखा हुआ है, तो इसमें क्या किया गया, सिंपली AB A' को सेम टू सेम लिख दिया गया, लेकिन BC में A प्लस A' मल्टीप्लाई किया गया है। कैसे? एज ए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है कि A प्लस A' जो वैल्यू होती है 1 होती है, और किसी भी में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लॉ के अकॉर्डिंग चला जा रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब हमें लिखना रहा है AB को सेम टू सेम डाल दिया, A' को सेम लिख दिया, एंड BCA को हमने सीक्वेंस लिख दिया ABC, एंड इसको भी सीक्वेंस में लिखा गया A' B एंड C। कैसे हुआ ये? एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या होती है आगे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब AB को सेम टू सेम लिख दिया गया, ABC को थोड़ा सा मैंने आगे लिखा, इसको यहां लिखा गया, एंड A'BC को थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया गया। क्यों सीक्वेंस चेंज किया गया? किस वे से? कम्युलेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया, AB में मल्टीप्लाई किया गया 1 का, एंड AC में मल्टीप्लाई किया गया A' में 1 का, क्योंकि किसी भी
नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। अब ए भी इसमें से कॉमन लिया जाएगा तो ए प्लस सी होगा। यहां से आप क्या करेंगे, ए डैश सी को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस बी बचेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी के अकॉर्डिंग यहां पर ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए डैश सी, वैसे इस रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखा गया है 1 प्लस ए, इसको हम 1 लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। उसके मुताबिक जो हमारा आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, वो हमारा इतना होगा, राइट। तो जो हमारा सोल्यूशन है ये हो गया और हमारा आंसर जो हो गया वो इसके अकॉर्डिंग डी वाला होगा, राइट। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। कहां पर आप सेंड करेंगे, इंस्टाग्राम पे सोल्यूशन लिख के आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे सेंड करेंगे। मैं बताऊंगा सोल्यूशन सही है या नहीं सही है, एंड इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ये हमारा जो वीडियो की सीरीज है कैसी लग रही है आप कमेंट में बताइएगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए वो भी बताइएगा। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जी जान लगा दीजिए। टाइम भी बढ़ गया है, 2 दिन का, डेट भी एग्जाम का है, तो आप पूरी मेहनत कर दीजिए, पूरी मेहनत छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं इस एग्जाम के थ्रू आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि आपका पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, बीजीटीआई हो गया, एसपीआईटी मुंबई हो गया, इसके अलावा आपका वीआईटी हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। इन सभी कॉलेज में एडमिशन मिलने का अच्छे अच्छे पैकेज जा रहे हैं। तो आप अगर एनआईटी में आपके चांसेस थोड़ा सा कम होने के, तो आप पूरा जान लगा दीजिए जितना टाइम बचा हुआ है। अब आप बोलेंगे तैयारी तो है नहीं, तैयारी आपकी तो कभी नहीं होगी। अगर आप वेट कर लेंगे महीने बाद, तभी शायद तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो आप तैयारी इस टाइम कर लेंगे, शायद आपका यहाँ पर ना हो, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम होगा निमसेट का या सीयूटी का, उसमें तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वजह से आप पूरा जी जान लगा दीजिए इसको समझने में। नेक्स्ट कौन से पार्ट में कवर करूं, मैथमेटिक्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, इंग्लिश का, या कंप्यूटर ही पढ़ाऊं, वो मुझे बताइएगा। पार्ट 3 कौन सा जो है आप देखना चाहते हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा और वीडियो को हम एंड करते हैं। वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। होता है तो